भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं, वो जो मेहमान, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी आइए तशरीफ रखिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो पहली बार डिबेट में शरीक हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और जो रोज डिबेट में शरीक होते रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी कहां से आना हुआ साहब आपका? मुरादाबाद से। मैं बात करूंगा आपसे, जरूर बात करूंगा। जो आप कागज दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन आज ये दिमाग में सबके होगा कि आज का मुद्दा क्या है। जी हाँ जी हम जो है, हमारा नाम हुआ लाल बिहारी, दरभंगा के लाल बाग के। जी, वो पता चल गया कि आप बिहार से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, खड़े रहिए, मैं आता हूं आपको। जी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनको ले जाओ जरा। अरे हाँ 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 हाँ, मैं बात करूंगा बात करूंगा बात करूंगा। एक मिनट रुकिए, आराम से करिए, आराम से रहिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका पहले तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुडा जरीवाला जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब आली मुफ्ती शमीम कासमी साहब चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कहाँ से आना हुआ भाजी? दिल्ली से ही हैं। बड़ा उदास से लग रहे हैं, क्या बात है? गर्मी इतनी है, पहले तो मंदिर गए थे, अब आप चाहे गर्मी बहुत है, इसकी वजह से। हाँ है तो, गर्मी तो बहुत है। महंगा मिला नहीं है। पानी नहीं मिलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पानी दे दो भाई। रुको रुको, पानी जरूर मिलना चाहिए। पानी दो भाई, पानी दो बाबूजी को, पानी दो। मांगा नहीं होगा आपने ठीक से, वरना मिल जाता पानी। पानी पीजिए पहले आप इत्मीनान के साथ, फिर मैं बातचीत करता हूँ आपसे। आप कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से गौतम। गौतम गौतम, दिल्ली से। जी गौतम जी क्या काम करते हैं? बेरोजगार। बेरोजगार है, कोई काम ही नहीं करते। कैनॉट प्लेस में से काम कहाँ है? काम कहाँ है? क्या उम्र हो गई आपकी? 61। रिटायरमेंट की टाइम है, नौकरी नहीं है। अच्छा, तो काम अभी नहीं मिला या पहले ही नहीं मिला था, काफी टाइम से नहीं है। या 10 साल से नहीं मिला? 10 साल से पहले था काम? फैक्ट्री के रूल अलग है। यहाँ फैक्ट्री? अच्छा, कहाँ पे फैक्ट्री में आप थे? दिल्ली में ही, दिल्ली नहीं नहीं, पहले फैक्ट्री में कहाँ थे? दिल्ली में ही। नहीं तो पैदाइशी दिल्ली है। पैदाइशी दिल्ली है, तो कुछ मामला गड़बड़ है, फिर मैं बात करता हूँ। आइए बैठिए बैठिए जिंदा साहब बैठिए। 61 साल उम्र, काम के लिए आते हुए कह रहे कुछ काम नहीं। कुछ लगता है, कभी कभी लगता है। ये कैनॉट प्लेस जहाँ पे मैं शो करता हूँ, कभी अक्सर बहुत सारी बातचीत के सिलसिले में बातें रह जाती हैं। मैं आपसे एक दो चार बातें शेयर करना चाहूँगा। ऐसा नहीं, कैनॉट प्लेस में सारे लोग जो है बहुत दुरुस्त स्थिति में आते हैं, बहुत सारे लोग दुरुस्त स्थिति में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशानी की स्थिति पे होते हैं। इनको लगता है कैनॉट प्लेस बहुत सारे लोगों का आश्रय भी है, बहुत सारे लोगों का आश्रय। जब भी आप चले आएंगे 10 15 20 लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। कहाँ से आना हुआ? झारखंड से। क्या नाम साहब? बाबूजी? संजय अग्रवाल जी। कैसे आना हुआ संजय जी? अमरनाथ हम लोग जा रहे हैं। अमरनाथ जा रहे हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की। तो कब वापसी होगी? हैं? 5 तारीख को वापसी होगी आप लोगों की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, खूब अच्छी हो। हाँ जी, हम लोग टीवी पर देखते थे, लाइव देख रहे हैं। अब आप वहां जाके पहले भोले बाबा को देखिएगा, फिर इधर आइएगा। ये सब कुछ नहीं, ये तो सब ऐसा ही है, खेल तमाशा चलता है। जी पैनल हमारे पहुंच गए हैं। आज सीआईए की जो सम्मेलन था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बातचीत कही। कुछ एक तो बात कही, उन्होंने कहा मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उस बिरादरी में लोग बजट से पहले कुछ बातें कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बिरादरी का मतलब उनसे था कि मैं नेता हूं, और नेता लोग क्या कहते हैं, कुछ वादे करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। भारत की जो विकास की दर है, वो उसका उन्होंने उल्लेख किया, 8% से ज़्यादा चल रही है। आने वाले समय में भारत कहाँ पहुंचेगा, इसका जिक्र। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 3री अर्थव्यवस्था की तरफ इस शताब्दी के मध्य तक पहुंच जाएंगे, इस बात का भी उल्लेख है। तमाम सारी बातचीत है, उन्होंने कहा, तमाम सारे सेक्टर्स का उन्होंने उल्लेख किया। हम इसी पे बातचीत करेंगे। 61 साल के व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि मेरे पास रोजगार। चले गए? गए? कहाँ गए? चले गए? हाँ, रोजगार ढूंढते रहते लोग ऐसे ही। बहुत सारे लोग आते हैं और आके चले जाते। लेकिन मैं डिबेट शुरू करता हूँ, आप दोनों लोग से भी बात करता हूँ। जी
जनाब आली, सबसे पहले मौका देता हूं मैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी को। जी धनंजय जी। देखिए, भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तेजी से विकास कर रहा है, 2013 में कांग्रेस ने जो लास्ट बजट पेश किया था 16 लाख करोड़ का बजट था। आज 48 का 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है। 1,08,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर था हमारा। 11,11,111 करोड़ का है। हम युवाओं के लिए 2 लाख करोड़, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़। उनका जितना बड़ा बजट था हम 3 बजट में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। और जिस ढंग से देश का विकास हो रहा है, जिस तरह से स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी आज स्टेबल 5 में आई है, और हम इसको तीसरी पर ले जाने के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरे तरफ जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो भाषा सड़क पर बोलने में भी शर्मसार हो जाए, वो भाषा नेलोपी को सदन में बोलने में भी शर्म ना आए, ये बड़ा दुखद है। भाषा मैं इस पे बात करूंगा, मैं इस पे भी जरूर बातचीत होनी चाहिए कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की आचार व्यवहार है वो। जी प्रतीक जी, जो सदन ने सुना, क्या सुना? चाकू, छुरी, घोपना, पीठ में, पेट में, ये तो पैकेट मारों की भाषा है, पॉलिटिशियन की भाषा थोड़ी है। ये इस मवाली जैसे शब्दों से महामानव मोदी का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं आप। मोदी का मुकाबला कर रहे हैं तो मानक पर करिए, मूल्यों पर कीजिए, नियत पर कीजिए, नियमन पर कीजिए। आप ऐसी मवाली की भाषा जी मवाली की भाषा, इसमें निश्चित तौर से बातचीत होनी चाहिए कि भाषा का स्तर जो। मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको पानी तो आपके पास है जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क, देन फिर मैं जनता के पास आता हूँ जी। 2014 में भारत पर कर्ज था 55 लाख करोड़, जी। और आज कर्ज कितना है? और ये भी मोदी जी के कठिन परिश्रम से इतना कर्ज बढ़ा है। 236% कर्ज बढ़ गया है, 200 लाख करोड़ रुपया। मुझे ये भी बताइएगा कि कर्ज किस बात की निशानी होती है, मुझे जरूर बताइएगा। और जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कर्ज लेते हैं तो कर्ज का मतलब क्या अर्थव्यवस्था में होता है। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो ये तो लगता है अरे हम तो डूब गए, लग रहा कहीं अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, आप अर्थशास्त्री, मैं आऊंगा आपके पास कि कहीं ऐसा तो नहीं अर्थव्यवस्था डूबती हुई है, ये जरूर बात करिएगा। देखिए, अमृत काल में ये बात करनी तो बहुत जरूरी है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। वहीं पर आप देखेंगे गरीब जनता से, जो कि मिनिमम बैलेंस रखने पर इन्होंने 8,500 करोड़ रुपया गरीब जनता की जेब से काटा है। अब ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि लगातार इस जनता की जेब से क्यों पैसा काटा जा रहा है, और फिर कर्ज भी बढ़ रहा है ना। इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, मोदी जी ने बहुत सही कहा, पर वो कांग्रेस सरकार आएगी तब बनेगी। अरे तो बहन पहले ही बोल लेती कि कांग्रेस की वजह से ऐसा होगा। खामखा के लिए तमाम सारी बातें ऐसे घुमाना फिराना अच्छा नहीं लगता लोगों को। लोग समझना चाहते हैं, चीजें समझना चाहते हैं। और अर्थशास्त्री सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, पहले 1 to 1 पे सवाल होगा। आज बहस ज्यादा लंबी नहीं होगी। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि कर्ज सबसे ज्यादा है, और जब आप कहते हैं विकासशील है और विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लोन या कर्ज का महत्व क्या होता है, और ये जानना चाहते हैं लोग। बहुत बढ़िया प्रतीक जी, आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले कर्ज अगर ग्रोथ के लिए जाता है, कर्ज से अगर प्रगति होती है, तरक्की होती है, तो ऐसे कर्जे से कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की मैं अपनी बहन को बता दूं, कर्जा किसके पास नहीं है? अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, उन्हें डेट सीलिंग लॉ लाना पड़ा। जितना कर्जा ले सकते थे उससे ज्यादा के लिए परमिशन लेनी पड़ी है। तो कर्जा तो जो है ऑर्डर ऑफ द डे, दुनिया भर की इकोनॉमीज ले रही है। और दूसरी, इन्होंने एक बात कही कि गरीबों का क्या हाल हो रहा है, देश के आम आदमी का। इनको डेटा देना चाहता हूं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बता रहा है 25 करोड़ के करीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जिनको बेसिक सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, खाने की और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उनको वो बेसिक फैसिलिटीज। ठीक है, ये पीछे मैं आता जाऊंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा। 10 साल में 25 करोड़, एक तरफ पैमाना ये है कि गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, एक आंकड़ा ये है। एक आंकड़ा ये है कि हमको विकसित भारत बनाना है, तीसरी व्यवस्था बनाना है। तो इसके और इसके बीच में सारी गणित है। जी जनाब, बोलिए, बहुत देर से परेशान। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुनील कुमार जैन है सर। जैन साहब, क्या काम करते हैं? मैं सर रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम दिल्ली में करते हैं या बाहर? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से? इंदौर से हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाई भारी बहुमत से, बहुत अच्छा किया, और 29 से 29 सीट दिलवाई उनको सर। बहुत अच्छा किया जैन साहब। लेकिन मुझे बताइए, बात क्या कहने आए थे? 18 के माध्यम से सिर्फ मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ सर कि चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराई जाए। मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई गिराई गई,
आज आम आदमी की पार्टी यहाँ पर है, इसको भी गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कई अदर स्टेट की गवर्नमेंट गिराई गई है। मतदाता ने मत दिया सर, उसका सम्मान किया जाए प्लीज सर। ठीक ठीक, डन 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 डन, मैं आ रहा जी। सर व्यापारी वर्ग के लिए क्या हो रहा है? व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी वर्ग है। हाँ। आज की तारीख में ऑनलाइन जितना भी काम हो रहा है, हम लोग का व्यापार दिन पे दिन मद्दा होता जा रहा है। बजट रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, हम लोग रोज देखते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग को अच्छा लोन दे देते हैं, इतने करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया, लेकिन पता करा जाता है कि छोटे व्यापारी तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या सिर्फ वो बड़े व्यापारियों तक चीजें रह जा रही हैं। बैंक से डिस्पर्सन जो है वो मैं बिल्कुल दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा जनाब। जनाब प्रतीक भाई, जुमलों की सरकार और झूठों की सरकार से तवक्को ही नहीं करी जा सकती। इस देश के अंदर जिस तरीके से आम जनमानस को झूठ परोसा जा रहा है, उसकी सच्चाई और कलई अभी हमारे अर्थशास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, और अभी शायद एनेक्सर नहीं पढ़ करके आए होंगे कि एनेक्सर के अंदर क्या था। हर जगह का बजट काटा गया। पिछली बार शिक्षा का बजट, इस बार का शिक्षा का बजट की तुलना कर लीजिए, इस बार भी शिक्षा का बजट काटा गया। एनेक्सर के अंदर पिछली बार सुरक्षा का बजट 4,55,000 करोड़ रुपए का हिसाब था। सुरक्षा के ऊपर जिससे हथियार आते हैं, जिससे सेना मजबूत होता है, 1,000 करोड़ रुपए उसमें मार दिया। कैसे? इस बार 4,54,000 करोड़ रुपए का बजट है। सुरक्षा का बजट का लिया, तालियां बजाओ सब लोग, और थालियां बजाओ इस देश की जनता ने। और उसके बाद बता रहा हूं, अभी 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 आ रहा हूं, न्यूट्रिशन। बैठ जाइए, अभी बैठिए, अभी मैं दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मैं मौका दे दूंगा। आराम से फिगर कोट करेंगे, ये बैठे हैं आए। सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य हाँ। से जुड़ा हुआ न्यूट्रिशन, जो हमारे बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है, उसका भी बजट काट लिया। 3 साल पहले 86,000 करोड़ रुपए का बजट न्यूट्रिशन के लिए दिया था, फिर उसको काट करके 6,300 करोड़ रुपए, इस बार 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट आपने न्यूट्रिशन पे दिया। न्यूट्रिशन का बजट इन्होंने काट लिया। ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट की, मोबाइल की और जो रोशनी होती है वो जलाओ। इस देश के साथ लगातार खिलवाड़ करा जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने जो पैसा खर्च करते थे, वो भी इस बार काट लिया। लगातार बजट काटने के बाद, सुनिए, 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा, एक स्मार्ट सिटी दिखा दे, जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। आप बताइए, सिर्फ मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं जवाब साहब। रुकिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डाटा आपके पास भी है, इनके पास भी है। नहीं, आपके पास, आप अर्थशास्त्री, मतलब मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जिंदा साहब परेशान मत हुआ करिए डिबेट में, क्योंकि ये तो मेरा रोज का काम है, उमस बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ। पानी पीजिए बस, बिल्कुल आराम से। मुझे सब एक बात बताइए, कोई ठंडी हवा, कोई रोशनी आपको दिखती है? दिख रही है। क्या दिख रहा है? पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया है। नहीं, अगर आप तंज में सोते हैं, तंज में उठते हैं, तब तो फिर मुझे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, कोई रोशनी आपको दिखती है? देश अंधकार में जा रहा, मुझे कोई आप बताओ कहां दवा करें इनकी? कोई दवा है? आपके पास है दवा? नहीं है? अरे तो दवा हो तो बताओ, हाथ उठाओ, वरना दवा नहीं है तो फिर हाथ मत उठाना। ठीक, आपके पास दवा है? कहां से आए हैं? गुजरात से। हाँ, गुजरात से, ठीक है, थोड़ी देर में इंतजार करिए, मैं आता हूं आपके पास। जी, कहां गए जनाब आली? अब ये बताइए, शिक्षा पे बजट काट दिया, मेरे पास भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं अपने आंकड़े नहीं उठा रहा, और मैं आपको आंकड़े 14 से 24 के दूंगा कि डिफेंस का बजट तब क्या था और अब क्या है। 14 में क्या था और अब क्या था। जब जनाब आली, जब बजट ही 16 लाख करोड़ का था 14 में, और ये बजट हो गया 48, 16 का भाड़ा किसको आता है? हाथ उठाओ। हाँ, जोर से बोलो, भगाऊंगा अभी यहां से। हाँ जी, नहीं आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। देखिए, ना, मैं आ रहा हूं। बजट की शुरुआत ही मैंने कही थी कि 16 लाख करोड़ का था, और अब हुआ 48 लाख से ज्यादा का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो बजट कम हो कैसे हो रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है? तो अगर ज्यादा हो रहा है तो वो बात नहीं। अब आप बताइए, शिक्षा, डिफेंस और सारी चीजों में बता भाई। जी नमस्ते, खड़े रहिए। मुंह में छिपी है मीठी बातें, रग रग में यारी है, उसकी दवा कहां से लाए जिसको झूठ की बीमारी। आप देखिए, 2013 में स्वास्थ्य पर खर्चा था 37,000 करोड़, 37,000 करोड़, 330 करोड़। आज है 90,958 करोड़। क्या गुना हुआ? लगभग 3 गुना से ज्यादा हुआ। शिक्षा पर था 79,451 करोड़,
आज 1,25,638 करोड़। ठीक, बढ़ा की घटा। अब जब राहुल गांधी को 99 ज्यादा की 240 ज्यादा यही समझ में नहीं आता है, तो उनके खैर खामों को क्या समझ में आए? ये ताली उल्टा बजाएंगे कि सीधा बजाएंगे कि दूसरे की थाली छीन कर खाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। एक मैं आया। दूसरी बात डाटा हो जाना चाहिए। मनरेगा पर ही 33,000 करोड़ खर्च करते थे। भाई रुको, हम खर्च मैं मनरेगा पे आराम से, हम कर रहे हैं। मनरेगा पे 33,000 करोड़ खर्च करते थे। हम कर रहे हैं 86,000 करोड़। 86, कम हुआ 86,000 करोड़। ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ शाहजहांपुर से बना के लाए कि ये लाए हैं? 2013 में डिफेंस का बजट था 2,03,672 करोड़। 2,03,672 करोड़। और 2024 में बजट है 6,21,940 करोड़। ये कम है कि ज्यादा, इससे खड़ा हुए लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन अगर मन में मुल्क की मूरत नहीं हो तो मोदी से बीमारी तो साफ साफ दिखती है। नहीं, बड़ी इमोशनल बात है। मैंने जज्बाती ना होइएगा बिल्कुल भी। ये आंकड़ों की बात है। मैं नाराज मत होइए, बिल्कुल नाराज मत होइए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक घूंट पानी पीजिए। मैं इनका पहली बात सुनिए, बिल्कुल जज्बाती मत होइएगा, बिल्कुल गुस्सा मत करिए। अभी मैं इनको लाल आंख कर करके डरा दूंगा तो ये भाग जाएंगे। फिर जज्बाती बातें करी आपने। चीन को लाल आंख कर करके डराने की बात करी थी। 2019 में भारत का बजट 28 लाख करोड़ रुपए था। चीन ने पता सिर्फ शिक्षा पे कितना खर्च करा है? अपनी पूरी जितनी भी हमारी 2019 का बजट 29 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ बजट जो है चीन ने शिक्षा के ऊपर खर्च करा। और लाल आंख कर करके डराने की बात कर रहे थे चाइना को। आज उनका बजट आप देख लीजिए, जितना उनका बजट हमारे बजट का है, लगभग 3.5 गुना उन्होंने अपनी सुरक्षा और आर्मी के ऊपर अपना बजट खर्च करा है। ये लाल आंख कर करके डराने की बात कर रहे हैं, उनको डराएंगे जाकर। एक मिनट, अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा किरदार कैसा है? सरमाएदार की तरह, किराएदार की तरह। तुमने अभी बजट में बात की, भाग गए चाइना। ये देश छोड़ दिया तुमने, तुम्हें चाइना की शरण ले ली। तुम्हें तुम देश कभी भी छोड़ सकते हो, मौका कभी भी छोड़ सकते हो। ये मुनाफत और मक्कारी ये मुल्क देख रहा है सब बारी बारी। मैं आगे सारे आप दीजिएगा। क्या हो गया हुजूर? मैंने आपसे बात करी थी, मुरादाबाद से आए थे। क्या हुआ, मसला क्या है, बताइए जल्दी। बेटी को छोड़ दिया उन लोगों ने। मेरी बेटी को छोड़ दिया? किसने? ससुराल वालों ने उसके। ससुराल वालों ने। ओहो हो। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल प्रजापति। मुरारी लाल जी, मुरारी लाल बोलिए, क्यों छोड़ दिया? वो लोग ये रिपोर्ट लिखाई आपने? बिल्कुल, रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से लिखी गई था हमारी। हाँ। कितने साल शादी के बाद छोड़ दिया? 3 साल के बाद। देखिए, ये मसले जो होते हैं, ये फौजदारी वाले और ये जो रेवेन्यू वाले होते हैं, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है ये मैं बता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। रुको बाबू, रुको, मैं आऊंगा। ऐसा क्यों होता है? समझदारियां जब कम होती हैं दोनों पक्षों में, मैं एक ही तरफ से ताली नहीं बोलता, मैंने दोनों तरफ से समझदारियां कुछ कम रही होंगी। जैसे मैं कल देख रहा था, किसी से बोले कि साहब दहेज मांगा था, दहेज नहीं दिया, ये हो गया। दहेज मांगना और दहेज लेना दोनों पाप हैं, दोनों क्राइम है। घर से निकाला, बच्चा भी है उसके 2.5 साल। अब देखिए ये जिस व्यक्ति को ये ना समझ में आए कि उसके घर में जो उसका आधा हिस्सा है और उसके बाद उसका बच्चा भी है, तो उस आदमी के ऊपर क्या बात करूं मैं? उसके आदमी के लिए क्या बात करूं? कानून को तो मैं जेब में रखता हूं अपने। हाँ, वो उनसे कहिए कि भी पाला नहीं पड़ा है, जिस दिन पाला पड़ेगा ना कानून भी जेब में होंगे, वो भी अंदर होंगे। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? रामपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। क्या नाम है साहब? साहिब मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा हो तो बोलिएगा, ना अच्छा लग रहा हो तो भी बोलिएगा, जरूर कमेंट जरूर करके जाइएगा दोनों लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं इसलिए आया कि थोड़ा तक संयत हो जाए आप। आंकड़े वो चीज है, एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए, गोली की तरह एकदम से नहीं बोल देना चाहिए। आंकड़े वो चीज हैं जो थोड़ा सा रिएक्शन में संयम होकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट कम कर दिया। अरे 16 लाख करोड़ का बजट तब, अब है 48 लाख करोड़ का बजट। तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये तो मुझे बच्चा बता देगा सोले के पहाड़े में। अब मैं बताऊंगा मेरे मित्र को, विपक्ष की मैं पूरी इज्जत करता हूं। मैं डेटा देता हूं ग्लोबल कंपैरिजन का। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है? मेरा भारत आज। और हमने किसको पछाड़ा हुआ है? अमेरिका को। चाइना की बात कर रहे थे, चाइना का डेटा दूंगा। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी है, उनसे ज्यादा तेजी से कौन सा देश ग्रो कर रहा है? मेरा और आपका भारत। मैं आपको डेटा दे दूं, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आज क्या है? 8.2%।
है दुनिया में कोई मुल्क जो मेरे हिंदुस्तान का मुकाबला करे? बोलिए आप, है कोई मुल्क? किसी एक मुल्क का जीडीपी ग्रोथ बड़ी इकोनॉमी का है मेरे आसपास? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, 2022 में 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ यानी डाउन गया था। 2023 में जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी नेगेटिव गई थी 1 क्वार्टर में। मेरा भारत है जो 8.2% पे ग्रोथ कर रहा है। और देखिए डेटा मैं आपको देता हूं, डेटा का आपको शौक है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 का ग्रॉस 2,10,000 करोड़। ये स्ट्रेंथ है मेरे भारत की। इससे क्या होगा? जितना पैसा है उससे फ्लाईओवर्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, आम आदमी का फायदा उससे होगा। आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2 साल के इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन देखिए जिन मुल्कों का आप उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका, जर्मनी, वहां पे एक बात और हुई है। बेरोजगारी की जो दर है उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़े हिकमत के साथ उसको कम किया है। ऑफ कोर्स मैं उसी पे सुनना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बिजनेस अगर कहीं अटक रहा है तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई फैक्टर्स। लोन नहीं मिल रहा है अगर बिजनेसमैन को तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं। कई देखिए नहीं, ऑनलाइन वो चलेगी साहब। अब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया क्यों चल रहा है? अरे तो भाई चलेगा ना सोशल मीडिया, बिल्कुल चलेगा। आप हम इनकी बात सुन नहीं सकते, हम इनकी बात सुनेंगे नहीं। कान में हमने डाल लिया है तेल, इनकी बात बिल्कुल सुनेंगे नहीं। तो हमारी बात पे कौन सुनेगा? सोशल मीडिया वाले सुनेंगे। सोशल मीडिया वाले सुन रहे हैं तो ये मत कहिए कि ऑनलाइन वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है। यू हैव टू मतलब आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में कैसे बिजनेस करना है, किस मॉड्यूल पे जाना है। जरूर मैं बेरोजगारी वाले मुद्दे पे बात करूंगा कि कैसे उन्होंने किया। ये मोहतरमा हुडा जरीवाला जी आई हैं आज, राजनीतिक प्रवक्ता जी, बताइए। उस तरफ आ जाओ। वही तो बोलिए, आवाज आपकी बात पहुंच जाएगी सारे लोगों तक। आंकड़ों की बात हो रही है। आज हम लोगों ने बजट पे तो आंकड़े देख लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मुल्क को लूटने का काम कर रही है, कुछ आंकड़े बहुत जल्द तो बड़ा सीरियस मामला है। पीएम केयर्स फंड का जो कॉर्पस है वो 10,990 करोड़ हो गया था। ठीक है, पीएम केयर्स फंड जिसको कोविड के नाम पे लोगों से जो पैसा लिया गया था उसका कॉर्पस 10,990 करोड़ से ज्यादा है और वो लोगों की जनता के लिए काम में नहीं लगाया गया। दूसरा, मोदी जी ने 713 करोड़ हमारा आपका टैक्स पेयर्स मनी यूज किया था एड्स पे। ये आखिरी साल के आंकड़े हैं। ये आरटीआई यूज किया था एड्स के लिए, जो अपनी पर्सनल एड बाजी होती है उसके लिए। तीसरा, जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन है उन्होंने बताया 1.9 किसे बताया? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर। ये सारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं, देख लें, इंटरनेट से वेरीफाइड हैं। उन्होंने they've spent a whopping 1.95 crores on advertisement just on a single day। ये मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, मैं और आप नहीं बना रहे, झूठ नहीं बोल सकते हम आपको पे, राइट। मोदी सरकार ने they've spent a whopping 6,506.46 crores in advertising just from 2014 and up till now वो आंकड़ा हो गया है 6,275 crores। This is one, please allow me to speak sir, allow me to speak, do not heckle, do not heckle, do not heckle। 20,000 करोड़ का सेंट्रा विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़। कोविड के टाइम पे जब जनता त्राही मची हुई थी, जनता परेशानियों से जूझ रही थी, ये अपना 20,000 करोड़ का सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे। ये आंकड़े कुछ चंद मेरे पास है, मजीद और आंकड़े मेरे पास है। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल देते हो। अरविंद केजरीवाल कभी कभी हुजूर आली मर्ज ऊपर से नजर नहीं आता। हम कहे बड़ी देर से चल रहे हैं, आंकड़े हैं कहाँ? ये आंकड़ा छिपा कहाँ? तस्वीर जैसे ही आखिरी सेंटेंस खुला समझ में आ गया, ये आंकड़े वहां से खुले हैं। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़। आपने कभी दिल्ली की तस्वीर देखी? पहले देखी थी? मतलब अगर आप यहाँ पैदा हुई हैं, यहाँ रही हैं, हाँ कोई बात नहीं, तो आपने उस तस्वीर देखी होगी। और उस समय जो, एक मिनट रुकिए, और उस समय जो तमाम सारे लोग और तमाम सारे जो फंड्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का इस्तेमाल होना था, और जिस समय सारी दुनिया के लोग इस बात से परेशान थे कि बेरोजगारी की दर वहां क्या थी, उस समय क्या स्थिति थी बेरोजगारी की दर, यहां पे हम किस जगह खड़े थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट जो थे वो बहुत उस मामले में बड़े बुनियादी साबित हो रहे थे। जी
मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। एक पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों को सामने रख के इस बजट को लेकर आए हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार है और जो माननीय प्रधानमंत्री जितने लोगों ने आंकड़े दिए, मैं जल्दी में ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं प्रधानमंत्री का इस पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से अपने स्टेट को चला रहे हैं, उत्तराखंड को, उसे उन्होंने ध्यान में रखा और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड को ध्यान में रखा। और क्योंकि हम मेज़बान की हैसियत से करोड़ों जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं, उनकी आस्थाएं 4 धाम हमारे यहाँ हैं, तो उसका ध्यान रखा। मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के लोगों से कि आज देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है। और दूसरी बात सेकेंडली ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहन कह रही थी, अभी हमारी बहन ने नाम लिया एक हमारे ऐसे पुराने साथी का जो आया था करप्शन को खत्म करने के लिए। मैं जिक्र कर रहा हूं अन्ना आंदोलन के मैं संस्थापक सदस्यों में से हूं। हमने ये कहा था उस वक्त कि अरविंद केजरीवाल तुम नहीं चला पाओगे, और जिस गंदगी को खत्म करने के लिए आए थे, आज एजेंसियों की रडार पर मोदी जी ने जेल में नहीं भेजा, ईडी ने और सीबीआई ने भेजा है। चोर पुलिस कहां पहुंचती है? जहां माल होता है। और कहना चाहता हूं आप हजरात से कि देखिए, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, खास तौर से माइनॉरिटीज से कहना चाहता हूं कि आपको 60 साल में बहुत भ्रमित किया गया है। देश आगे बढ़ रहा है। आज निकलिए पूरे देश के अंदर, जहां आप 1 घंटे में पहुंचते थे, आज 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। राइट। मैं पहले सारा हो गया, मैं आ गया, मैं अनएम्प्लॉयमेंट में लूंगा। अरे रुकिए, आराम से मुफ्ती, अरे मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जिनकी बात ये कर रहे हैं, हमने मदरसों में पहली बार जहां सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, ये श्रेय हम अपने मुख्यमंत्री को देते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है। वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ इमाम नहीं बनेंगे, और वो शूल नहीं बांटेंगे, वो यहाँ से निकलने के बाद फूल बांटेंगे। ठीक, मैं दे दूंगा। हाँ जी, आप भी बोलना चाहती, कांग्रेस भी बोलना चाहती है जी। हाँ जी, देखिए ज्यादा बोलने की बीमारी मत पालिए आप, मौलाना। हाँ, देखिए, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी है, उत्तराखंड सरकार चाहते हैं। कोई तकलीफ है आपको? कोशिश तो आप भी वही कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ, बोलिए, अच्छी बात है, पहुँच गया, मुबारकबाद के पात्र। हर आदमी उसी में लगा हुआ है। सुनिए, माइनॉरिटीज के बजट के ऊपर आज तक इन्होंने नहीं बोला। कटा नहीं है वो बजट, कटा लो। हर बार यही बात, वही पुरानी बात कहते रहो कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। जी नमस्ते, आ रहा हूँ। कांग्रेस को बोलेगा तो कांग्रेस है, राइट जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? जी मैं यही से हूँ, दिल्ली से ही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामपुर वाले सवाल तैयार करें। हाँ जी, रुचि जी, कुछ कहना चाहती हैं? बदलते देश, बदलती स्थितियां, परिस्थितियों में आगे आओ हुजूर अली, वहाँ दूर नहीं खड़े होना। हाँ जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने किया है, हालांकि बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है जेंडर के लिए, और बहुत सारे सेगमेंट्स में, स्किल डेवलपमेंट में, बाकी बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और ये अच्छी अप्रोच है जी। अच्छे स्किल डेवलपमेंट से हूँ मैं, हरियाणा का हाल जानता हूँ। सारी एफिलिएशन, सारी फ्रॉड हुई है स्किल डेवलपमेंट की। आप किसी भी आईटीआई में चक्कर काट के देखिए, खाली पड़ी है आईटीआई, किसी के अंदर टीचर नहीं है। हरियाणा के अंदर इन्होंने ये कहा, देखिए हुजूर, इन्होंने ये कहा हुआ है और करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत अच्छा गुंजाइश। स्किल इंडिया में कुछ नहीं हुआ है। आप हरियाणा के किसी भी आईटीआई में जाके देख लीजिए, सारी एफिलिएशन 2018 में हुई है। स्किल इंडिया में नहीं हुआ, हरियाणा में सारी आईटीआई। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा अजय मलिक है। अजय मलिक जी, जनाब अली, मैं आपसे पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लूं मैं जी। स्किल के ऊपर किसी को पूछना तो मैं जवाब देता हूं। स्किल पे भी पूछेगा, स्किल पे भी पूछेंगे, दोनों पे पूछेंगे। मैं आता हूँ, 1 मिनट रुकिए जी। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? My name is आसिफ अली खान। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? I am from Delhi। दिल्ली से हैं? अरे बोलिए ना, नफीस इतनी अच्छी जुबान है, मादरी, वो बोलिए आप कौन सी जुबान बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं। हाँ जी। तो वेयर गोज द वैल्यू ऑफ पीपल, ठीक है ना। और जब ये बोलते हैं, यू बीइंग अ मीडिया पीपल, आपको न्यूट्रल रहना है। बिल्कुल। जब ये बोलते हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हो, और जब ये बोलती हैं तो आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो। तो इसका मतलब आप बताओ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है
कि कोई भी किस तरीका का भी बात करे, यू आर मतलब यू विल हैव टू बी न्यूट्रल एंड दैट्स योर, मतलब आपका जो जॉब है यही है कि आप न्यूट्रल होके बात करो स्ट्रेट अवे। अभी कब से हम डिबेट थोड़ा सा सुन रहे थे, तो डिबेट में ये समझ में आ रहा है कि आप इनको, अच्छा आप बताओ वेयर गोज द पार्टी सिस्टम? आप नो व्हाट आई एम सेइंग, यू नो नो, आपका राइट नहीं है, अभी नहीं, पहले इनको बोले तो। फर्स्ट यू विल हैव टू लिसन मी, वेयर गोज द पार्टी सिस्टम? आज से पहले जब भी आदमी एक गवर्नमेंट पार्टी को बोलता था, आप मोदी, नो यू आर नॉट टॉकिंग, आई नो ऑल्सो, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड, पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है ना, तो हमको भी पता है बजट क्या है, नहीं होता है, सब कुछ पता है, ठीक है ना। वो उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि पार्टी सिस्टम कहाँ गया? आप मोदी गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, बीजेपी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस का बात। रुको भाई बोलने दो उसको, बोलने, देखिए मेरे न देखिए वो बोलने का हक है, उसको अपनी बात तो कहेगा ना बेचारा। देखिए मैं नहीं, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई सर नो आप यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जवाब दीजिएगा, ऑफ कोर्स जवाब दीजिएगा। हर आदमी को सर आप प्लीज जल्द साहब प्लीज कूल डाउन प्लीज सर, हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को कहने का हक है, लेकिन एक बात जरूर कहने की बात है, और जनाब आली वो बात ध्यान रखने की है। जब कुछ ना समझ में आए तो यही बोल दो, है जब कुछ ना समझ में आए तो यही बोल दो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। 2047 का सपना देखना, 2047 का सपना देखना है तो कुछ मूलभूत सवाल है, उनका जवाब देना पड़ेगा। और वो मूलभूत सवाल ये हैं कि आपको हक है सवाल पूछने का, आपका हक है मीडिया से ये कहने का कि आपका काम बैलेंस है, और बिल्कुल बैलेंस है और होना चाहिए बैलेंस। अगर नहीं नजर आता है, और अगर बैलेंस नजर नहीं आता है तो ये कमी है जी। लेकिन हुजूर आली, अरे नहीं महबूब आलम, ये सुनिए मेरी बात, अरे हुजूर आली मेरी बात तो सुनिए। लेकिन अगर आप मुल्क में चश्मा लगा के ही रहेंगे तो दिक्कत में हैं आप। इस देश में हकीकत देखने के लिए चाहे मेरा चश्मा हो, सवाल आप मुझसे करिए, चाहे मेरा चश्मा हो, चाहे हुजूर, हाँ अब आपने हटा लिया चश्मा, ये चश्मे की बात नहीं है। आप ये कहें कि सिर्फ कमी इस मुल्क में यही है, कौन? देखिए कल मुझे किसी ने, आदमी ने कहा, और गौर करने लायक बात है, उसने कहा कि मेरे पास लीडर है इस मुल्क में लीडर नहीं था, मेरे पास एक लीडर है, आप करने के लिए तैयार हैं आप लोग। मैंने कहा कौन? बोला मोदी जी। अब वो सवाल ये है कि हम आप कितना तैयार हैं, ये अब आप नाउ यू रिस्पॉन्ड। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा क्या कर रही है सरकार। मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, मैं आकाश इंदल इनको डेटा देता हूं। 11 लाख करोड़ इन्होंने कभी कैलकुलेट भी किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 11 लाख करोड़। आज तक हिंदुस्तान में इस तरह की फिगर जिन्होंने कभी सुनी भी है। उससे क्या होगा? उससे रोड्स बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगी, रेलवे ट्रैक बनेंगे, और क्या होगा? जॉब जनरेट हो गए। ऑपोजिशन एक ही जिंदल जी, अगर ये हो जाए कि मोदी जी चले जाए बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप, तो इसका क्या है इलाज? नहीं, वही तो कह रहा हूं कि मैं ये कोई इलाज नहीं। मैं वही बता रहा हूं, ये मोदी ने ही 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? जॉब जनरेट होगी हर एक की। आपके बेटे को एक मिनट 10 सेकंड, आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, सबको नौकरियां मिलेगी, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? गांव से सड़क बनेगी, रोगी जो है गांव से दिल्ली। आराम से कांग्रेस का मैं दे दूंगा इसके बाद। कांग्रेस जिंदल साहब हल्ला नहीं मचाते। अरे जनता को क्या, वो तो हल्ला मचा देगी फिर। नहीं। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आए हो? मैं यूपी से हूँ। क्या नाम है? राजेश। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, एक कह रहे हैं राहुल गांधी को बात करें तो इनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उनकी कौन सी लैंग्वेज है? मुजरा करो, भैंस खुल जाएगी, बकरी खुल जाएगी, तुम शादी कर दुल्हन लेके भाग जाएगी, मंगलसूत्र। ये कौन सा है? अरे इनके प्रधानमंत्री बोलते, इनके प्रधानमंत्री, ये कौन सी गलत है? ये गलत बात है, ये गलत बात। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुनिए। नो मैं नहीं सुनूंगा, गलत बात नहीं सुनूंगा। अगर आप कोई चीज लेकर दिमाग में आए तो मैं बात नहीं सुनूंगा ना, गलत बात नहीं जी।
जनाब, बिल्कुल नहीं। प्रतीक जी, मैं मीडिया के ऊपर अभी उन्होंने एक सवाल उठाया था। एक मिनट, आराम से कूल डाउन। एक जनाब ने अभी मीडिया के ऊपर सवाल उठाया अरे था। कोई बात नहीं, मीडिया पे नहीं सवाल, अगर उनको लग रहा है गलत कर रही है मीडिया तो सवाल तो पूछेंगे मीडिया पे, अब पूछना चाहिए, हक है। हम भी यही कह रहे हैं, मीडिया गलत कर रहा है। अभी आपने एक जनाब ने बोला कि माइनॉरिटीज का बजट काट दिया, तो आपने फौरन बोला कटा नहीं और आप आगे चले गए। ठीक है, पर आज की तारीख में मीडिया को न्यूट्रल नहीं होना, मीडिया को फैक्ट बताना है। क्योंकि 140 करोड़ की जनता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद रीड नहीं करते, जो समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते हैं। मैं एग्री करता हूं साहब। तो उनको मीडिया को बताना जरूरी है। हर बार मीडिया को न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं है। आज जितनी डिबेट्स होती हैं उसमें पत्रकार, जितने मीडिया कंपेयरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, जब कांग्रेस बोलती है तो वो कांग्रेस जो बात का जवाब देती है बोलते हैं वो बीजेपी को बोलते हैं कि आप इसका जवाब दे दो, काउंटर करिए। बीजेपी उसका काउंटर करती है तो वो बोल देते हैं कांग्रेस को क्या काउंटर करिए। तो वो सिर्फ डिबेट का टाइम सारा निकल जाता है, तो कोई यूज नहीं है उसका, उससे कोई निष्कर्ष नहीं क्या निकलता। नाम है साहब आपका? अक्षत गोयल। गोयल साहब, मैं आपकी बात से अक्षरशः डॉट कॉमा के साथ सहमत हूं, और यही डिबेट में हो रहा है आजकल। हर खाने, हर डिब्बे में एक आदमी, 4 आदमी बैठे हैं और कबूतरबाजी, मर्रामपुर वाले समझते हैं कबूतरबाजी कैसे होती है, सब उड़ा रहे हैं कबूतर अपने अपने। बोले कांग्रेस वाला बोलेगा तो बीजेपी वाला। अरे बोलो ना, आंकड़े लाए हो तो दो आंकड़े, और तैयारी करके डिबेट में आए हो तो बताओ। न्यूट्रल का मतलब बैलेंस नहीं है सर, न्यूट्रल का मतलब है फैक्ट एंड फिगर के साथ आप चीजें लाके रखिए। अगर आप 13-14 का बजट 13-14 का बजट दे रहे हैं तो 16 लाख करोड़ का है, और अगर आप अभी बजट दे रहे हैं तो 48 लाख करोड़ का बजट है। और आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा पे बजट कम हुआ है, ये कह रहे हैं शिक्षा पे बजट हुआ है। 1,25,00,000 करोड़ का बजट है शिक्षा पे, 1.25 लाख करोड़ का बजट है। जी मैं आया, जी आया, जी कहां से आना हुआ? सर नमस्कार, मैं शालू गोयल, शाहदरा दिल्ली से। शाहदरा दिल्ली से हैं जी, बोलिए। सर मैं इस टॉपिक पे तो बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये आंकड़े हमारी आम जनता की समझ से तो बिल्कुल परे है। वो उन्हें दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे मतलब है जो ये इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ है इससे। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ, आज आम पार्टी बीजेपी पे ठीकरा फोड़ती है और बीजेपी आम पार्टी पे, लेकिन जिस समय ये बिल्डिंगें बनी उस समय सत्ता में बीजेपी थी, आम पार्टी नहीं थी सर। तो बराबर के जिम्मेदार ये लोग हैं। आज ड्रामा होता है कि बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं सफेद कपड़े पहन के इनके दफ्तर के बाहर धरना करती हैं, आम पार्टी की उनके दफ्तर के बाहर पीछे कौन, वो बच्चे। आप सोचिए, एक माँ होने के नाते जो वो बच्चे हैं, एक बच्चे का जब मैंने इंटरव्यू देखा, मतलब उसके पेरेंट्स का, वो कहते हैं हम चर्च में थे जिस समय हमें अपने एल्विन जो बच्चा केरल के जी, एर्नाकुलम के जी। वो बेटा जब मरा तो हम चर्च में थे। एक वो स्थिति है पेरेंट्स के लिए होती है जब एज ए पेरेंट्स, आज मैं अब अगर पूजा करती हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, ईश्वर से भरोसा उठ जाता है इंसान का जब ये सूचना उसे वहां मिलती है जब वो सजदे में अपने बच्चे के लिए होता है चर्च में। आप सोचिए, ये सरकारें यहाँ ड्रामा कर रही हैं, बहनें यहाँ खड़े होके। ये बीजेपी की सरकार 15 साल ये थे, क्या वहां तब वाटर लॉगिंग नहीं होती थी? जी मैं शालू जी, मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक आदमी दूसरे आदमी को, और वो जो माँ बाप थे वो एर्नाकुलम में सजदे में थे, उस समय चर्च में थे, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। हम बहुत आसानी से डेटा इधर से उधर कर सकते हैं कि आप उधर थे, एक कार निकली, पानी आया, झोंका आया, ये नहीं सर। जहां चल रहा था, जहां पे कोचिंग चल रही थी, वो कितनी मुफीद जगह थी, वहां चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए थी, यह सवाल था। किसने पास किया, यह सवाल था। किसने अपने बच्चों को भेजा, ये भी सवाल था। हाँ जी, किसने अपने बच्चों को भेजा, ये किसने अपने बच्चों को भेजा, ये भी सवाल था। लेकिन इससे बड़ा गोयल साहब ये सवाल था, जिसने किराए के लालच में वो घर दिया, वो कौन था? नहीं, चलो नो 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 जी जी नहीं। देखिए, आंकड़ों की बहुत बात हो रही है। आपको मैं बता दूं, 14 दिन के अंदर 7 रेल हादसे हुए हैं, और अब मैं देश के क्या मारो हारोगे क्या भैया? अरे रुकिए, बहन का जवाब भी होगा, और बहन जी की मैंने बोल दिया कि कान आंख खोल के सुनो, तो बहन का भी जवाब हुआ, तुम्हारा भी जवाब हुआ जी। और अब हम देश के प्रधानमंत्री जो ये कौन है यहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर है क्या? चालू सवाल हो गया है, आप आराम से रहेंगी। अब प्लीज चाचा चौधरी ना बनो और वहां जाके बैठो।
और मैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि कहाँ है देश आज असुरक्षित है और लगातार हादसों में तब्दील किस समय हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री 2047 का सपना देख रहे हैं साहब, आप 2024 में इस देश को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे। आज जो ये मैडम सवाल कर रही है बिल्कुल जायज सवाल है। आज युवा बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए, ना रेल में बैठ के जा सकते हैं ना तैयारी कर सकते हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली जैसे जो राजधानी है वहां भेजते हैं तैयारी करने के लिए, और क्या हालत बन गई है। और वो चिंता कर रहे हैं 2047 की। करिए आप चिंता 2047 की, लेकिन आपको 2024 का भी जवाब देना पड़ेगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब को तब्दील करना हकीकत में वो और भी अच्छी बात है। लेकिन हम कितना, मैं पूछूंगा भाईजान, लेकिन ये इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम और आप कितने सजग हैं अपने अधिकारों को लेकर, या सिर्फ छींटाकसी, सिर्फ छींटाकसी। और मुझे इस बात का अफसोस है मेरे भाई कि जब तुम बोले तो तुम प्रधानमंत्री के लिए वो प्रधानमंत्री, वो नहीं, अरे गलती ना कर देना बेटा, ये इस देश का, इस मुल्क के चुने हुए प्रधानमंत्री, तो इसलिए इज्जत के साथ। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। जी जनाब अली, जो गलत है वो गलत है। एक साहब उधर से फरमा रहे थे मोदी जी के नाम पर। इस देश में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा इज इंडिया, तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। इस देश में 97 संस्थान इंदिरा तो भाई जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा गुरु। देवकांत बरुआ ने ये कहा था, तो अब देवकांत बरुआ आज की नहीं, अब हम स्थिति के बारे में तो भैया हरियाणा के तो हो ना, हरियाणा के तो हो ना। नहीं, हम इंदिरा के टाइम में नहीं थे ना, लेकिन थे तो। मेरे बात पर ही बात सुनो, बीज आज बोओगे, बीज आज बोओगे और फसल तो वही आएगी ना। जी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती अपना भविष्य भी नहीं बना सकती है। तो जिनको अपने इतिहास की चिंता नहीं, भविष्य के लिए भूल जाए आप। दूसरी बात, इस देश में 97 संस्थान, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरिए, राजीव गांधी चौक पे खड़ा होकर डिबेट करिए। 97 संस्थान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू पे नाम पर है, लेकिन वो उनकी शहादत हुई है और आप अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि कौम के खम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। ये किस आराम के साथ और किस अंग्रेजों से किसके क्या रिश्ते थे, इस पर मत जाइए। अभी जो विषय है उस पे आइए। हुजूर कह रहे थे 97 संस्थानों का नाम रख दिया, टीस नहीं हुई। और जरा सा मोदी क्या कहा, एक पिछड़े का बेटा, एक दलित परिवार का बेटा क्या आगे आया, सीने में जलन हो गई। आज बहस बहुत गर्मा गर्म हुई, लेकिन बहस में बहुत मूलभूत सवाल भी पूछे गए। आंकड़ों पर बात हुई, आंकड़ों के इस्तेमाल पर बात हुई, तमाम सारी, हरियाणा से भी बात हुई, रामपुर वाले चले गए वहां से भी बात हुई, तमाम सारे लोग थे, अलीगढ़ से। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सायरा खातून। सायरा खातून जी, कैसे आना हुआ? मेरे अब्बू इंजीनियर थे, 35 साल बाद आज इस जगह पे आई हूँ। 35 साल बाद? जी, मेरा बचपना था जब मैं यहाँ पर आई थी घूमने। मैं आपका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला दिन है मेरा यहाँ पे? पर। जी। अच्छा, तो फिर ऐसे मत जाइएगा। 35 साल के बाद यहाँ आई हूँ, मेरा बेटा यहाँ पढ़ने आया। कहाँ पढ़ने आया? बाजीराव में। बाजीराव में? वहीं में? छोटा बेटा। छोटा बेटा? जी, एडमिशन हो गया? जी, मैं तो चिंता हुई होगी, भाग के आई आप? जी जी, सब ठीक है ना? ठीक है। बेटा बोला आप बचपने में आई यहाँ पालिका बाजार, तो आप घूम के आइए। हाँ। तो पीछे पड़ गया, इसलिए मैं आई। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया, आप आ गई, देख लिया आपने, बहुत अच्छा किया जी। नहीं 35 साल के बाद आई, वो तो बदला बदला तो लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है? अब बहुत अच्छी, बस यही बात है, बस अच्छा लगना चाहिए और कोई बात नहीं। जी कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं आप? जी वेरी क्विकली बताऊंगा। मैं आकाश इंदल आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तानी रुपी 40 कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रहा है, ग्लोबल करेंसी बना हुआ है। किसने बनाया है? मोदी सरकार ने। 5G लॉन्च हुआ आज, दुनिया उसका सल्यूट कर रही है। किसने किया? मोदी सरकार में। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, दुनिया की इकोनॉमीज में त्राहिमाम हुआ। एक सरकार ऐसी थी जिन्होंने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया, डॉलर्स में नहीं, पाउंड्स में नहीं, इंडियन रुपी में, वो थी ये मोदी सरकार। ये है डेटा। आज स्टूडेंट लोन 10 लाख तक दिए गए हैं, यो आप सबकी किस्मत संवारेंगे। अमेरिका अभी तक डिस्कशन कर रहा है स्टूडेंट लोन पे, मोदी सरकार ने बजट में अनाउंस कर दिए हैं 3% डिस्काउंट भी मिलेगा बहुत से स्टूडेंट को। किसने किया? इस मोदी सरकार ने। इसीलिए मैं न्यूट्रल इंसान आकाश जिंदल इस मोदी सरकार की आपको अच्छाइयां खामियां अच्छाइयां बता रहा हूं, अच्छाइयां बता रहा हूं। ठीक, मैं
देखिए ऑफिशियल पार्टी है ये, वहां से आए ये नाराज हो जाएंगी। हाँ जी। देखिए मुझे तो मोदी जी से बहुत नाराजगी है। मैं हरियाणा से आती हूँ, मोदी जी ने हरियाणा का नाम तक नहीं लिया और इस बजट में हरियाणा को चवन्नी तक नहीं दी। और ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 5 सीटें देखिए आप हैं टीचर और देखिए सारा न्यूट्रल होने का जिम्मेदारी पत्रकारों की नहीं है, टीचर्स की भी है। तो मुझे ये बताइए कि जब बजट होता था तो सारे स्टेट्स का नाम लिया जाता था पहले? बिल्कुल बिल्कुल लिया जाता था। आप देखिए कि लगातार हरियाणा को तो क्यों छोड़ दिया है पीछे। आप झूठ नहीं बोला, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको 2004 के बाद के बजट निकाल के दिखाऊंगा उसमें कितने स्टेट्स का नाम आया। महाराष्ट्र के साथ और हरियाणा के साथ तो ये पक्षपात कर रहे हैं। आंध्रा को खूब सारा बजट दिया, इसीलिए दिया क्योंकि जहां वो आपने कमिटमेंट किया था आंध्रा को, जब आपने कहा था कि हम देंगे आंध्रा को। ये इनका नहीं हो, आपका कमिटमेंट है। मैं तो एक हरियाणा वासी होने की भी मेरी जिम्मेदारी है और प्रवक्ता होने के नाते भी ये कहूंगी कि आपने हरियाणा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया। और लगातार आप देखेंगे कि इस बजट की तरफ तो सब टकटकी लगाए देख रहे थे, युवा तो खास तौर पर देख रहे थे, लेकिन बजट के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बजाओ बजट बन के रहे। अच्छा ठीक है, चलिए रुकिए हरियाणा, रुकिए। देखिए ऐसा है ना कि धारा 370 में संविधान के प्रोविजन है कि कैसे कैसे फंड का एलोकेशन हो, बिल्कुल उसी से हुआ। और किसी पढ़े लिखे आदमी का ये कहना कि भाई उसमें जीरो गया, ये तो भाई मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, जो मनरेगा बंद नहीं हुआ, जो एलोकेशंस हैं स्टेट्स में मनरेगा के वो रहेंगे। जो स्कीम्स जिस स्टेट्स में चल रही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की चल रही हो चाहे एशियन बैंक से चल रही हो, वो कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट का ही नहीं, वित्त मंत्री का खुद ये ऑफिशियल बयान है। नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए पुत्र मोह की राजनीति से ना तो राष्ट्र का भला हुआ, ना कहीं रखिए, हर चीज वहां से ना शुरू करिए। ना राष्ट्र का भला हुआ, ना धृतराष्ट्र का भला हुआ। आप देखिए वंश व्यूह के कोख से चक्रव्यूह का जन्म होता है। इतने लंबे बिंब ना पालिए सर, धीरे धीरे सीधे बात कहिए। और दूसरी बात, और चक्रव्यूह और यही बना रहे हैं ये चक्रव्यूह। और इतना झूठ न बोला करिए राहुल गांधी। देखिए मैंने आपकी तरफ नहीं बोला, आपके समय नहीं बोला। और अगर आप लगातार कोई साबित करने की कोशिश करें मतलब आप झूठ बोल रही है। अगर सच है तो सच स्वयं प्रकाशित होता है पापों में, स्वयं सत्य स्वयं से प्रकाशित है। नरेंद्र मोदी 16 लाख का 48 लाख करोड़ देख रही है। अब आप उसमें जितना भी डाटा लगाए, जितना भी मरहम लगाइए, हो नहीं पाता। जनाब अली आपको एक क्लैरिफिकेशन देना था इन्हें। जी जनाब। प्रतीक भाई, मैं इसके ऊपर दुख प्रकट करता हूं कि यहाँ जो कोचिंग क्लास में हमारे बच्चों के हत्या, जो उनका हादसा हुआ है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो इसके जिम्मेदार हों उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि खास तौर से अभी हमारे एक नौजवान ने कहा, सुनो भाई, 60 साल किसी भी सरकार के लिए कम नहीं होते हैं। मैं खास तौर से मुसलमानों को एड्रेस करके कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का अधिकार है जो मदरसों में पढ़ते हैं वो इंजीनियर डॉक्टर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, ये एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान शरीफ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को देख चुके हैं। 60 साल में इतने दंगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, और ये मोदी जी की सरकार दंगा मुक्त है, विकास युक्त। प्रतीक भाई, मणिपुर का जिक्र नहीं करा दंगों की बात के ऊपर, मैं इनको याद दिला दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज की 16 से 17% आबादी के ऊपर आपने खाली बजट जो दिया है वो 3100 करोड़ रुपए का दिया है। पिछली बार जब आपके 2021-22 में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था और पिछली बार आपने 38% काटा और इस बार 574 करोड़ रुपए दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी यात्राओं पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा होता है। जिस देश में 25 करोड़ लोग माइनॉरिटी से आते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए आपने कितने रुपए